हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अनिल पाटीदार। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग बात करेंगे क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। हमारा जो विषय है दोस्तों, उसका नाम है इतिहास, और इतिहास में चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। आज हम लोग बात करेंगे इसके एमसीक्यूज पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। यानी अगर आप हमारी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पर जाते हैं तो दोनों पर आपको हमारे वीडियो बिल्कुल निःशुल्क मिलेंगे, आप इनका आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शुरू करते हैं, जिसे हिंदी में वस्तुनिष्ठ प्रश्न के नाम से भी जाना जाता है। हमारे पास में एक क्वेश्चन होगा जिसके 4 ऑप्शन होंगे। अब आपको मेरे साथ चलना है, जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं वैसे वैसे आपके आंसर भी आने चाहिए। तो हर एक क्वेश्चन का आप भी उत्तर दें और आखिरी में मुझे ये बताएं कि आपने टोटल क्वेश्चन में से कितने सही किए। अगर आप ये सही सारे के सारे क्वेश्चन सही करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और आप अपनी क्लास में टॉप कर सकते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते एक एक क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं और फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा हर एक चीज़ को। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, क्या बोलता है? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब मिली थी? जरा चैप्टर पर ध्यान दो, सोचो कि क्या घटना थी। ये फोटो याद आ रहा आपको जहां पर मुगल बादशाह रॉबर्ट क्लाइव को कुछ फरमान देते हुए नजर आ रहे हैं? बस वो फरमान जो था वो दीवानी अधिकार था। अब बंगाल, उड़ीसा और बिहार की दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को कब मिले थे? तो सीधी सी बात है, इंग्लैंड के यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई युद्ध जीतना पड़ेगा ना, कुछ तो जीतना पड़ेगा तभी तो मिलेंगे। 1764 ईस्वी में भारत में एक बड़ा अच्छा युद्ध हुआ था जो आज भी इतिहास में पढ़ा जाता है, जिसका नाम है बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में क्या हुआ था? बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल शासक जो मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय, इन तीनों को एक साथ हराया था। तो मुगल बादशाह से उनको गिफ्ट में दीवानी अधिकार मिले थे 1765 में। सन 1765 की वो बात है। तो आपका उत्तर क्या हुआ? 1765। और बक्सर के युद्ध के 1 साल बाद ही उनको क्या मिल गया था? दीवानी अधिकार मिल गए थे। लेकिन ये समझना जरूरी है कि दीवानी का मतलब क्या होता है। दीवानी का मतलब होता है अब आप उस क्षेत्र में राजस्व वसूल कर सकते हैं, जो मर्जी वो वसूल करो। तो अंग्रेजों की जो दमनकारी नीतियां थी, जो अंग्रेज किसानों के साथ अत्याचार जोर जबरदस्ती हो रही थी, वो यहीं से शुरू हुई, क्योंकि उनके पास अधिकार आ गया। इससे पहले कभी भी मुगलों ने या किसी भी बादशाह ने बहुत ज़्यादा मात्रा में तो राजस्व नहीं लिया था हमसे, लेकिन इन्होंने जो वसूली करना शुरू की वो अति हो गई थी। नील की खेती हमने पढ़ी है, नील की खेती में भी बहुत ज़्यादा इन्होंने ऐसा किया था। तो 1765 वो उत्तर है इसका, जो कि हमारे चैप्टर में सबसे फ्रंट पेज पे दिया हुआ है। तो आप जा करके पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो आपने चैप्टर नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़े, और अभी भी अगर नहीं पढ़ रहा फिर भी वीडियो देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग एक एक क्वेश्चन को इतने अच्छे से समझेंगे कि आपको सारा का सारा चैप्टर वैसे ही याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत का दीवान कब तैनात किया गया? देखिए, पहला और दूसरा क्वेश्चन एक जैसा है, बस क्वेश्चन की फ्रेम बदल दिया गया है, फ्रेमिंग अलग कर दी गई है कि दीवानी अधिकार तीनों जगह के कब बने, और यहाँ पर भारत का दीवान कब चुना गया। लेकिन एक्चुअल में भारत का नहीं था, पूरा ये बंगाल का था। लेकिन अगर क्वेश्चन में भारत भी आ जाए तो भी बात एक ही है, क्योंकि भारत में जहाँ जहाँ उनका शासन था वहाँ वहाँ दीवानी अधिकार मिल गया। मतलब 3 जगहों पर एक्चुअली मिला था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो ये उत्तर इसका सेम ही है, 1765 ही है। लेकिन क्वेश्चन को इस तरीके से घुमाकर भी पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा, कोई अंतर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अच्छा है। स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? स्थायी बंदोबस्त लागू कब किया गया था? तो स्थायी बंदोबस्त लाया कौन था, और ये स्थायी बंदोबस्त का मतलब क्या होता है पहले तो मैं आपको बता दूं। स्थायी का मतलब होता है फिक्स, ये तो आप जानते हैं, है ना। फिक्स हो गया। स्थायी मतलब परमानेंट फिक्स हो गया। इनने बोला कि भाई अब आपको राजस्व जो देना है, जो किसानों से राजस्व वसूलना है, वो बिल्कुल फिक्स कर दिया। और अंग्रेज ने बोला कि भाई अब जमींदार हमको ये सारा देगा। जो जमींदार थे वो सारा का सारा राजस्व हमको ला करके देगा। तो जमींदार को बनाया गया इसका गवाह कि आप ये ला करके दो, और अगर जमींदार उन्हें ला करके देगा तो उसी को बोला गया स्थायी बंदोबस्त। मतलब
खेती में सुधार करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करने के लिए ये व्यवस्था लाई गई थी। स्थायी बंदोबस्त को भारत में लाने वाला व्यक्ति था कॉर्नवालिस। ये कॉर्नवालिस भारत के गवर्नर जनरल साहब थे। इन्होंने इसकी शुरुआत की थी और इन्होंने इसकी शुरुआत की थी सन 1793 ईस्वी में, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा 1793। ध्यान रखना सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त ही आया था। क्या आपका उत्तर सही है? अगर आपका उत्तर हमारे क्वेश्चन का उत्तर के जैसा समान मिलता है तो यकीन मानिए आपने चैप्टर अच्छे से ही पढ़ा होगा, तभी आप उत्तर दे पा रहे हैं। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन का उत्तर तो बड़ा आसान था। आगे बढ़ते हुए एक से एक क्वेश्चन आएंगे, फिर देखते हैं कि आपकी काबिलियत इस क्वेश्चन से कितनी मैच खाती है। क्वेश्चन नंबर 4, स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में लागू किया गया था? अभी जस्ट मैंने बताया, याद करो क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने उस गवर्नर का नाम बताया। थोड़ा सा दिमाग पर लोड दोगे तो शायद आपका नाम ऊपर आएगा। और उसका नाम क्या है? क्या उसका नाम लॉर्ड डलहौजी तो नहीं था? डलहौजी तो बाद में आया था, डलहौजी का जो काम था वो तो कुछ और था। क्या कॉर्नवालिस तो नहीं था, या लॉर्ड रिपन था, या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंक था? तो कहीं ना कहीं ये दो तो नहीं, ये दे तो नहीं हो सकता। रिपन साहब तो वायसराय थे तो हो नहीं सकते। डलहौजी ने तो विलय की नीति लाई थी तो हो नहीं सकते। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में भी ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं आया था। तो बंदोबस्त जो था वो कौन लेकर के आया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब लेकर के आए थे, जिन्होंने 1793 में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था की थी कि बंगाल और दक्षिण भारत में जितने भी राज्यों में अंग्रेजों की सरकार होगी वहां पर स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। अंग्रेजों के पास इतना ज्यादा राजस्व मिलने लगा था कि वो उम्मीद भी नहीं करते थे इसकी। उनको पहले मंगाना पड़ता था सोना, वहां से इंग्लैंड से सोना और चांदी दोनों मंगाते थे। अब वो भी बंद कर दिया क्योंकि इतना राजस्व मिला। नील विद्रोह कब हुआ था? नील विद्रोह कब हुआ? सीधा सीधा एग्जाम्पल आंसर है कि नील विद्रोह कब हुआ था। ये नील विद्रोह किसने किया था? ये नील विद्रोह किसानों ने किया था। ये नील विद्रोह रेतों ने किया था, जो किसान, जिन किसान से बागान मालिक जबरदस्ती नील की खेती करा रहे थे। तो पहले तो हम समझ लें कि है क्या ये। नील विद्रोह का संबंध नील की खेती से था। कुछ बागान मालिक जो विदेशों से आए थे, जिनको अंग्रेजों का सपोर्ट मिला, उन्होंने भारत की नील की बढ़ती मांग को देखते हुए भारतीयों से नील की खेती करने पर अनुबंध करवा ली। अनुबंध मतलब एग्रीमेंट करवा ली। अब एग्रीमेंट में लिखा कि 25% भूमि पर आप करेंगे कि नील की खेती, और जो मिलेगा नील वो हम खरीदेंगे। और नील को बिल्कुल कम कम रुपए में खरीदते थे और कर्जा भी देते थे उनको, कर्जा भी देते थे। और कर्ज नहीं चुकाने पर या लगान नहीं देने पर उनकी जमीन भी छीन लेते थे। तो ये बहुत बड़ा एक अत्याचारी और जबरदस्ती वाला काम था। बस इसी के विरोध में नील बंगाल के रैयतों ने, नील जो किसान थे, हजारों लोगों ने इकट्ठा होकर के अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह, क्षमा करें, उन बागान मालिकों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। और ये विद्रोह छिड़ा गया था 1857 की क्रांति में के बाद, क्योंकि तब तक इनको पता चल गया था इंडियंस को कि अब हम लोग इनको हरा सकते हैं। 1857 की क्रांति में इंडिया को एक पावर मिल गया था कि हम अंग्रेजों को कभी भी हरा सकते हैं। तो बागान मालिक तो बहुत छोटे थे, तो इसी वजह से ये लोग क्या किया, इकट्ठा हो गया और इकट्ठा होकर के बोल दिया कि हम नील की खेती नहीं करेंगे, हम न कर्ज लेंगे, न नील बोएंगे और न आपके इन गुंडों से डरने वाले हैं। बस क्या था, ये शुरू हो गया। और इसकी शुरुआत हुई थी सन 1859 में। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि जस्ट इसके एक साल बाद ही 1860 में एक नील कमीशन आया था, एक नील आयोग आया था जो जांच करने वाला था इस विद्रोह की कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। तो राइट आंसर क्या है आपका? 1859 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप भी पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूं, ये काफी जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी ने नील बागान मालिकों के खिलाफ कौन से आंदोलन की शुरुआत की? कौन सा आंदोलन था? क्या वो खिलाफत आंदोलन था? क्या वो चंपारण आंदोलन था? क्या वो असहयोग आंदोलन था या दांडी मार्च था? तो दांडी मार्च जो था, ये तो आपको पता है, सब जानते हैं। दांडी की यात्रा तो नमक कानून को तोड़ने के लिए की थी। ये तो नमक कानून के बारे में थी। असहयोग आंदोलन तो अलग था, ये तो बिल्कुल अलग ही चला था। असहयोग आंदोलन सन 1919-20 में चला था, ये तो 1920 में चला था। तो ये अलग आंदोलन था, इसमें तो सहयोग नहीं करना था, उनको सहयोग न करने की नीति अपनाई थी, न करना। ठीक है। चंपारण में क्या था? खिलाफत आंदोलन तो खलीफा के खिलाफ था, खलीफा के लिए था। खलीफा का पद समाप्त कर दिया था
मुस्तफ़ा कमाल पाशा का करके उधर तुर्की में खलीफा का पद समाप्त कर दिया था, तो भारत के मुस्लिम लोगों ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था, महात्मा गांधी उसमें जुड़ गए थे। लेकिन चंपारण में क्या था, ये किसान के बुलाने पर गए थे। एक किसान था जो नील की खेती कर रहा था और वो नील की खेती से बहुत परेशान था, उसकी हालात दुर्भर हो गई थी, जो है दयनीय हो गई थी। ये बिहार का किसान था और बिहार में जब महात्मा गांधी पहुंचे तो उन्होंने इस किसान से बात की और वहाँ के लोगों का जायजा लिया। जब पता चला कि वहाँ के लोगों की दुर्दशा बहुत खराब हो चुकी है, जो दशा है वो बहुत खराब हो चुकी है, ऐसे में महात्मा गांधी ने बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण का आंदोलन चलाया और ये चंपारण का आंदोलन चंपारण सत्याग्रह नाम से फेमस हुआ। सन 1917 का यह सबसे सफल आंदोलन था, महात्मा गांधी का सबसे पहला वाला आंदोलन था। इंडिया जब साउथ अफ्रीका से आए थे तो उन्होंने यही किया था, तो ख वाला राइट आंसर है, चंपारण ही सही उत्तर होगा, जो किसानों के लिए किया था। प्रश्न क्रमांक 7 पढ़ते हैं, नील मजदूरों की हालात कैसी थी? क्या नील मजदूरों की हालत बहुत अच्छी थी? क्या खूब कमा रहे थे क्या? तो ये तो हमने खास पढ़ा है कि भाई नील विद्रोह हुआ था, कोई कम्युनिटी विद्रोह क्यों करेगी भाई? अगर आपको किसी जगह किसी काम में अच्छा मन लग रहा है, मजा आ रहा है, तो आप उसको क्यों छोड़ोगे? सीधी सी बात है। तो नील किसानों ने विद्रोह किया, इसका मतलब नील किसानों को बहुत अच्छा लग नहीं रहा होगा, तो उनकी हालत अच्छी तो नहीं थी। क्या उनकी हालत बहुत अच्छी थी? तो बहुत अच्छी तो सोच भी नहीं सकते, काश होती। सबसे दयनीय हालत में थे वो, सबसे दयनीय हालत किसकी थी? नील के किसानों की उस समय थी, तो इसका सही उत्तर है दयनीय हालत में थे। क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा गांधी 1917 में कहां से लौटे थे? हालांकि ये 15 के आसपास की बात है, लेकिन इसको हम लोग समझ लेते हैं कि महात्मा गांधी कौन से देश से, लगभग 1917 में वो जब चंपारण गए थे तो वो किस देश से लौट करके आए थे। हालांकि ये बात जो है वो जब लौट रहे थे तब 1915 की बात थी, लेकिन हमारे जो चैप्टर में जो जोड़ा गया था, जो जुड़ाव है वो है चंपारण से, इसलिए 1917 यहाँ पर लिखा गया है। तो कौन से देश से लौट करके वो चंपारण गए थे? तो क्या वो अमेरिका में थे? बैरिस्टर थे, वो एक लॉयर थे और लॉयर की हैसियत से वो वहाँ गए थे, पढ़ाई भी उन्होंने बाहर की और वहाँ पर गए और उस देश में काफ़ी लोगों के लिए उन्होंने काम भी किया। सत्याग्रह का पहला जो प्रैक्टिकल था वो उन्होंने वहीं पर किया था। क्या वो इंग्लैंड में पढ़कर आए थे या कनाडा या साउथ अफ्रीका? ये 4 देश आपके सामने हैं, तो उनका संबंध जो था वो था साउथ अफ्रीका से, वो दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो यहाँ और किसी देश से उनका संबंध नहीं था। राइट आंसर क्या होगा आपका? साउथ अफ्रीका। क्या आपका भी यही उत्तर था? आप अपने उत्तर की जांच जरूर कर ले कि आप जो उत्तर दे रहे हैं वो सही है या गलत। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। 9 क्या बोलता है? 9 बोलता है कि 19वीं सदी में किस प्रकार के रंगों का निर्माण होने लगा था? ये किसकी बात कर रहा है? ये ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में व्यापार कर रही थी, भारत से नील का बहुत व्यापार हो रहा था, लेकिन अचानक से नील की जो प्रोडक्शन है वो ठप होती चली गई, गिर गई, बिल्कुल नीचे चली गई। क्यों चली गई? किस कारण से चली गई? कारण था 19वीं सदी में किस प्रकार के रंगों का निर्माण, तो वो रंग ही कारण थे। क्या प्राकृतिक रंगों का निर्माण हो रहा था? तो प्राकृतिक रंग तो खुद नील थे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। क्या रासायनिक रंगों का? तो नहीं। क्या कृत्रिम रंगों का या नील का? तो नील तो खत्म हो गई थी, नील तो डाउन हो गए थे ना। ये कृत्रिम आर्टिफिशियल रंग आ गए थे उस समय। आज भी हम लोग कृत्रिम कलर का इस्तेमाल करते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ग इज द राइट आंसर। वो कृत्रिम रंगों का इस्तेमाल करते थे। तो आपको समझ में आ गया 9वें प्रश्न का आंसर क्या है? कृत्रिम। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 पढ़ लेते हैं कि ये कैसा है भाई। अंग्रेजों के लिए बड़ी घटना क्या थी? ये हमारे पास में 4 ऑप्शन है। एक तो सबसे आखिरी वाला जो ऑप्शन है वो इनमें से कोई नहीं है, बाकी 3 ऑप्शन को हम लोग थोड़ा सा गौर कर सकते हैं। जरा देखिए ऑप्शंस को क्या है। अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी घटना क्या थी इन ऑप्शंस में? क्या बंगाल का शासन चलाना बड़ी घटना थी? क्या बंगाल की दीवानी हासिल करना बड़ी घटना थी? या बंगाल की दीवानी हासिल न करना? तो न करना तो है ही नहीं, बंगाल की दीवानी तो थी ना उनके पास में। तो बड़ी घटना शासन करना नहीं थी, बड़ी घटना दीवानी मिलना थी, क्योंकि उसके बाद शासन के रास्ते खुल गए थे। तो राइट आंसर क्या होगा? बंगाल की दीवानी हासिल कर ली। आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बताओ कब हासिल कर ली और दीवानी हासिल करने का मतलब क्या होता है। ये दोनों चीज़ आप लिख करके बता सकते हो कि बंगाल की दीवानी उन्होंने कब हासिल की थी और उस समय मुगल बादशाह कौन थे ये भी बताओ, और कौन सा युद्ध हुआ था जिसकी वजह से दीवानी मिली। ये बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जिनके उत्तर आपको देने चाहिए। तो अगर आप मेरे साथ बने हैं तो इसका उत्तर जरूर दें। तो उत्तर क्या है? बंगाल की दीवानी हासिल कर ली। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 11, किस चीज को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था? अब अंग्रेजों को किस चीज को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था? क्या शासन चलाने का रास्ता ढूंढना था? क्या आमदनी का रास्ता ढूंढना था? क्या बढ़ते खर्चे को पूरा करने का रास्ता ढूंढना था, या उपरोक्त सभी? तो मेरे हिसाब से वो तीनों का रास्ता ढूंढ रहे थे। शासन चलाने का रास्ता भी ढूंढ रहे थे, आमदनी का रास्ता भी ढूंढ रहे थे, खर्चे को पूरा करने का रास्ता भी ढूंढ रहे थे। बात वही होगी। जब अंग्रेजों को दीवानी राइट्स मिले 1765 में, तब अंग्रेजों ने सोचा कि अब भाई हमको ज़्यादा से ज़्यादा, अभी भी उनका दिमाग में क्या चल रहा था कि हम लोग व्यापारिक कंपनी ही हैं, अभी हम सोच रहे हैं कि व्यापारिक कंपनी है, लेकिन उनके दिमाग में कहीं ना कहीं था कि आगे शासन करना है। तो शासन चलाने के लिए, आमदनी को पूरा करने के लिए और बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए जो रास्ता था वो था ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन, जो हमारे चैप्टर का नाम है। और इसीलिए इसका जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा? उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, व्यापारिक कंपनी को क्या ख्याल रखना चाहिए था? व्यापारिक कंपनी को किस बात का ख्याल रखना चाहिए था? जरूरत की चीजें खरीदते और बेचते रहना, सावधानी से आगे बढ़ने का, या लोगों को भी शांत रखना? किस बात का ख्याल रखना था? एक तो जरूरत की चीजें खरीदने और बेचते रहने का, जो जरूरत की चीजें वो खरीद लो और फिर बेच दो उसको। सावधानी से आगे बढ़ने का ख्याल रखना था, और कंपनी को लोगों को भी शांत करना था। कंपनी को किन लोगों को शांत करना था, ये भी हमको देखना है कि कंपनी किन लोगों को शांत करना चाह रही थी। अच्छा, ये क्वेश्चन पढ़ के आपको किस चीज के आधार, इसको कहाँ से हम लोग जोड़ सकते हैं, ये सोचो जरा। तो सन 1765 में कंपनी को दीवानी अधिकार मिले। दीवानी अधिकार के मिलते ही कंपनी को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना था। कंपनी को ये समझना था कि अभी भी कंपनी एक व्यापारिक कंपनी ही है, तो उसे कंपनी व्यापार करने के साथ साथ शासन भी चलाना था और राजस्व वसूल करना था। तो जो कोई कंपनी अगर राजस्व वसूल करेगी तो सीधी सी बात है उसका विद्रोह करने का, कोई तो विद्रोह करेगा, तो उन लोगों को शांत करना था। कंपनी को सोच समझ के आगे बढ़ना था, क्योंकि व्यापार के साथ साथ शासन भी करना शुरू करना था उनको। उनका विचार था कि व्यापार के साथ साथ हो सकता है कि शासन भी करें, और ये भी देखना था कि ऐसा ना हो जाए कि और विद्रोह करना और लड़ाइयाँ करनी पड़े। वो नहीं चाहते थे कि लड़ाइयाँ हो, और साथ ही यूरोपियन जो दूसरे थे उनसे भी उनकी लड़ाई नहीं चाहते थे वो। एक और ये कि जरूरत की चीज़ें खरीदना और बेचना, क्योंकि कंपनी थी, मुनाफा तो चाहिए, कैसे काम चलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदना और ज़्यादा से ज़्यादा बेचना, ये भी काम करना था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? वो होगा इसका उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया? ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया? 1765 से ही बात शुरू करते हैं, क्योंकि उसके बाद ही ग्रामीण इलाकों में इंटर किया था उनने। कैसे कराया? तो पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। क्या आय के साधन से बनाया? क्या लोगों के अधिकारों का प्रयोग करके, या अपनी बल और बुद्धि का प्रयोग करके? आपको क्या लगता है? आपका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में लिखें। अंग्रेजों ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश मतलब गुलाम कैसे बनाया? क्या आय के साधन से बनाया, मतलब राजस्व वसूल के बनाया? क्यों? क्योंकि इनके पास दीवानी अधिकार आ गए थे ना। बिल्कुल, ये तो सही उत्तर है। लोगों के अधिकारों का प्रयोग करके, भाई लोगों के जो अधिकार उनके ही प्रयोग उनके ऊपर किया। अधिकारों का प्रयोग करके उन्होंने क्या किया? राजस्व वसूल करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि भाई कंपनी को अधिकार था ना पूरा, तो लोगों के अधिकार का उपयोग करके उन्होंने किया। क्योंकि जो कंपनी जिसके पास उस एरिया का राजस्व वाला दीवानी बन गई थी, तो अब उसके पास ये पावर थी कि अगर कोई किसान लगान नहीं देगा तो उसकी जमीन भी जमींदार छीन सकता था। ये भी अधिकार उनके पास आ गया था। अपनी बल और बुद्धि का प्रयोग करके, बिल्कुल किया उन्होंने। क्यों? क्योंकि बल बुद्धि का प्रयोग करके ही उन्होंने स्थायी शासन, स्थायी बंदोबस्त लेकर के आए थे। इसी का प्रयोग करके वो रैयतवारी, महालवारी सिस्टम लेकर के आए थे। तो तीनों ऑप्शन इसके बिल्कुल सही लगते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी ही इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 14। कंपनी दीवानी मिलने के बाद अपने आप को क्या समझती थी? देखिए, कंपनी 1765 में दीवानी मिलने के बाद भी कंपनी अभी भी अपने आप को व्यापारिक कंपनी समझ रही थी। अभी भी उसका काम, अभी भी पूरी तरह से शासक नहीं समझ रहे थे, वो व्यापारी ही थी और व्यापार करने का उसका काम था। तो कई बार हम लोग आंसर लिख देते कि शासक भी थी, तो शासन करने का अभी उसका काम नहीं था, फिलहाल वो सोच रहे थे। हाँ, 1773 तक उनके दिमाग में आ गया था कि शासन करना है, लेकिन तुरंत मिलने के बाद तो उसके दिमाग में ये था। अभी भी कंपनी क्या थी? मुनाफा ही चाहती थी, और उसका काम ये था कि ज्यादा से ज्यादा राजस्व मिलेगा ना,
तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे और खरीद के यूरोप में बेचेंगे, और यूरोप से सोना भी आयात करना बंद कर दिया। तो अभी उसका काम शासन करने का बिल्कुल भी नहीं था, अभी भी रॉबर्ट क्लाइव के दिमाग में यही चल रहा था, अभी उनके दिमाग में यही चीज़ें थी कि नहीं यार अभी भी हम लोग ये कंपनी को जो है व्यापारिक कंपनी के रूप में डेवलप करेंगे। वो तो वॉरेन हेस्टिंग्स साहब जब आए तब उसके बाद से व्यापार के साथ साथ प्रशासन करना शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 15, वसूली को नियमित व्यवस्था करने की कोशिश क्या थी? मतलब वसूली की जो वसूली करने की नियमित व्यवस्था क्या थी, मतलब क्या करना चाहते थे वो? क्वेश्चन बोलता है ज्यादा से ज्यादा राजस्व हासिल करना। बिल्कुल, वो वसूली की नियमित व्यवस्था स्थापित इसलिए करना चाहते थे क्योंकि उनको ज्यादा से ज्यादा राजस्व चाहिए था। दूसरा ऑप्शन, कम से कम कीमत पर खरीदना चाहते थे। बिल्कुल चाहते थे, वो हमसे कम कीमत पर खरीदना चाहते थे चीजें, और राजस्व बहुत ज्यादा लेना चाहते थे। दोनों के दोनों पॉइंट बिल्कुल सही है कि वो कंपनी क्या चाहती थी, राजस्व भी हासिल करना चाहती थी बहुत ज्यादा, और हमसे कम कीमत पे चीजें भी खरीदती थी। क्यों? क्योंकि वो उनके पास पावर थी भाई, दीवानी अधिकार मिल गए थे। और ज्यादा से ज्यादा कीमत पर बेचना, कंपनी का ही माल आप खरीदोगे तो बहुत महंगा मिलेगा और कंपनी को माल बेचोगे तो बहुत सस्ता बेचना पड़ेगा, ये था। इसलिए राइट आंसर क्या हो गया? उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। ठीक है, आशा करता हूं कि आपके भी उत्तर वही है जो मेरे उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 16, इसको पढ़ते हैं। बंगाल की दीवानी की वजह से चीजों के मूल्य में क्या बदलाव आया? बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो अंग्रेजों ने जो है कहर ढा दिया था, बिल्कुल मनमानी कर रहे थे जो चाहे वो। क्या हुआ होगा उसमें? क्या मूल्य दोगुना हो गया? क्या बंगाल की दीवानी मिलने के बाद चीजों के मूल्य घटे, या कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ना घटा ना बढ़ा? तो कुछ तो चेंज आया, बिल्कुल आया, और ड्रास्टिक चेंज, बड़ा चेंज आया था। तो चेंज आएगा तो आप भी समझ सकते हैं कि भाई कंपनी अगर आएगी तो प्राइस तो घटेंगे नहीं और बिल्कुल कांस्टेंट तो रहेंगे नहीं। बदलाव होगा तो कैसा होगा? मूल्य बिल्कुल दोगुना हो गया था। आप कंपनी से जो भी चीज आप खरीदोगे सारी की सारी महंगी मिलती थी, और ये इसलिए क्योंकि उनके पास दीवानी अधिकार मिल गए थे। तो राइट आंसर क्या हो गया उसका? ए इज राइट आंसर। सन 1865 से पहले कंपनी किस चीज का आयात करती थी? सर थोड़ा सा इसको मैं सही कर दूं, ये 1765 है। सन 1765, ये दीवानी अधिकार की बात हो रही है। याद करो जरा 1765 में क्या हो रहा था, उनके पास दीवानी अधिकार मिल गए थे। तो सन 1765 ईस्वी से पहले अंग्रेज किस चीज का आयात ज्यादा करते थे? क्या वो सोना आयात करते थे, क्या वो चांदी करते थे, या सोना और चांदी दोनों आयात करते थे, या आखिरी ऑप्शन आपका हीरा? तो क्या होता था 1765 से पहले की मैं बात बता रहा हूं। अंग्रेज ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो क्या करती थी? भारत से सूती कपड़ा खरीदती थी, सूती कपड़ा खरीदती थी। भारत से रेशम का कपड़ा भी खरीदती थी, रेशम खरीदती थी, सूती कपड़ा खरीदती थी, दाल चीनी मसाला, बहुत सारी चीजें होती हैं, दाल चीनी और अदर मसाला, ये सब खरीदती थी। अब जब भारत से ही चीज खरीदेगी तो उसको कुछ पैसा तो पे करना पड़ेगा। तो अंग्रेज क्या करते थे? इंग्लैंड से मंगाते थे सोना और चांदी, दोनों के दोनों आयात करते थे। सोना चांदी आता था इंग्लैंड से। अब जब इंग्लैंड से सोना चांदी आएगा तो उस सोना चांदी से क्या करते थे? इंडिया में चीजें खरीदते थे। क्या खरीदते थे? चीजें खरीदते थे, और ये सोना चांदी उनको देते थे जिनसे माल खरीदते थे। अब इसलिए खरीदते थे क्योंकि अंग्रेजों के पास अलग से पैसे नहीं थे। 1765 में क्या हुआ? 1765 में अंग्रेजों के पास दीवानी अधिकार मिल गए, और दीवानी अधिकार में अंग्रेजों को इतना ज्यादा रेवेन्यू बंगाल से अकेले मिल रहा था कि अब सोने की जरूरत ही नहीं रही। अब उनने मैसेज भेज दिया कि भाई सोना बेचने की जरूरत नहीं, हम हमारा खर्चा खुद यहीं की आमदनी से कर लेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि वो क्या मंगाते थे पहले? तो सोना और चांदी दोनों इसका उत्तर होगा। तो राइट आंसर क्या हो गया? सोना और चांदी। बस आप ध्यान रखना कि ये 1865 नहीं है, 1765 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कारीगर गांव छोड़कर क्यों भाग रहे थे? कारीगर जो थे, अब कारीगर का मतलब ये आज के कारीगर मत समझना कि कोई मकान बनाने वाला ही कारीगर होता है। कारीगर तो हर एक चीज, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, पेंटिंग करने वाला, हर एक चीज इसमें कारीगर कहीं ना कहीं जो कुछ ना कुछ चीज बनाता था वो सब कारीगर थे। कारीगरों को गांव छोड़ के क्यों भागना पड़ रहा था? क्योंकि ये हो रहा था कि अंग्रेजों ने कारीगरों से बहुत कम कीमत पर काम कराना शुरू कर दिया, और वो जो चीजें बनाते थे उनको भी बहुत सस्ते में खरीद लेते थे,
और कारीगर जो है वो लगान भी नहीं चुका पा रहे थे क्योंकि आमदनी नहीं थी ना। इसी वजह से कारीगरों का उत्पादन भी बहुत गिर रहा था, क्योंकि अगर पैसा नहीं मिलेगा तो नया माल कैसे बनाएंगे। तो कारीगर गांव छोड़कर दूसरे गांव में जा रहे थे जहां अंग्रेजों का वर्चस्व न हो। ऐसे कहां तक जाओगे, क्योंकि अंग्रेजों का वर्चस्व धीरे धीरे सब जगह बढ़ रहा था। तो कारीगर का गांव छोड़ने के पीछे कारण जो है वो क्या है, वो पहला कारण बिल्कुल सही है, बहुत कम दामों पर उनकी वस्तुओं को कंपनी को बेचना पड़ता था मजबूरी में, क्योंकि कोई खरीदार था ही नहीं। लगान नहीं चुका पा रहे थे क्योंकि पैसे की आमदनी कम थी ना, और साथ ही साथ कारीगरों का उत्पादन बहुत गिर गया था, कम से कम पैसों में काम करना पड़ता था। ये तो अलग से ही अत्याचार हो रहा था उनके लिए, तो इसलिए कारीगरों को गांव छोड़ना पड़ा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हमारा अगले प्रश्न क्रमांक 19 की ओर। बंगाल में अकाल कब पड़ा था? आपको पता ना, बंगाल में एक भीषण अकाल पड़ा था, आज तक का सबसे बड़ा अकाल था। अकाल का मतलब क्या होता है दोस्तों? अकाल का मतलब समझते हो? अकाल का मतलब होता है कि जब सालों तक, 2-3 साल तक बारिश नहीं हो रही है, भयंकर सूखा पड़ा हुआ है, फसलें नहीं हो रही है और खाने पीने की समस्या, पानी पीने का नहीं मिल रहा है, इसी को बोलते हैं अकाल की स्थिति। और ये अकाल की स्थिति भारत में सबसे भयावह पड़ी थी इस समय। और खाली ये नहीं कि अकाल की वजह से लोगों की मृत्यु हुई थी, अकाल के साथ साथ महंगाई की मार, अंग्रेज हमें लूटते जा रहे थे, इसकी वजह से ये हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव ने बिल्कुल भी इंसानियत नहीं दिखाई थी उस समय। 1770 ईस्वी में वो अकाल आया था जिसमें 1 करोड़ लोग मरे थे। सोचो आप, 1 करोड़ लोग उसी समय खत्म हो गए। कब? 1770 की बात कर रहा हूं। आज तो हम लोग कोरोना की बात करते हैं ना कि कोरोना में इतने लाखों लोग चले गए, लेकिन सोचो उस समय तो इतनी जनसंख्या भी नहीं थी देश की, दुनिया के किसी देश की जनसंख्या नहीं होगी, लेकिन फिर भी 1 करोड़ लोग अकेले बंगाल में इस वजह से मर जाते हैं, किसी बीमारी से नहीं, अकाल की वजह से मर जाते हैं। तो बहुत बड़ी घटना थी हमारे लिए ये। अंग्रेजों को इस बात का कोई रिग्रेट भी नहीं था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हालांकि रॉबर्ट क्लाइव को बाद में उसके लिए जो है सफाई देनी पड़ी थी, उस भ्रष्टाचार को लेकर के, महंगाई बढ़ी थी, सब कुछ जिम्मेदार तो वो था। क्वेश्चन नंबर 20, स्थायी बंदोबस्त की जगह कौन सी नई व्यवस्था विकसित की गई थी? स्थायी बंदोबस्त की जगह कौन सी व्यवस्था लाई गई थी? तो स्थायी बंदोबस्त सन 1793 में लाया गया था, और स्थायी बंदोबस्त जो है ये बिल्कुल फिक्स रेट वाला था। तो अंग्रेजों को बहुत हानि हो रही थी इससे, स्थायी बंदोबस्त की वजह से। तो बाद में क्या हुआ, बाद में होल्ट मैकेंजी नाम का एक व्यक्ति था जिसने एक व्यवस्था लाई, महालवारी सिस्टम। उसमें क्या कर दिया था कि अब किसानों, अब जमींदार जो है वो वसूली नहीं करेगा, गांव के मुखिया या गांव वाला खुद मिल करके कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो सर टॉमस मुनरो नाम के व्यक्ति थे, मुनरो ने नई व्यवस्था लॉन्च कर दी कि हम सीधा जो है राजस्व सीधा वसूल करेंगे, किससे? किसानों से, रैयतों से, रैयतवारी व्यवस्था। तो रैयतवार व्यवस्था और महालवारी बंदोबस्त, ये दोनों की दोनों क्या थी? ये नई व्यवस्था थी स्थायी बंदोबस्त की जगह। इसका मतलब ख और ग जो है वो दोनों आंसर क्या मिलेंगे आपको? राइट मिलेंगे, वो दोनों उत्तर सही हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। कंपनी से ज्यादातर अफसरों को क्या लगने लगा था? कंपनी के ज्यादातर अफसरों को लगने लगा था अब कि अब समय आ गया कि राजस्व बढ़ाना है तो खेती में तो निवेश करना पड़ेगा, क्योंकि खेती में निवेश नहीं करोगे तो क्या होगा? तो क्या अंग्रेजों को क्या लगने लगा था? खेती में निवेश करना, ऐसा उनको लगा था, या खेती में सुधार करना, जमीन में निवेश करना है, खेती में सुधार करना है? क और ख दोनों, तो वो दोनों ऑप्शन सही रहेंगे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को शुरुआत में लगा, कुछ ऑफिसर्स को, कि भाई खेती में हमको सुधार करना है, क्योंकि खेती में निवेश करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और राजस्व बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व वसूल करना है तो खेती में तो निवेश करना पड़ेगा, जमीन में तो निवेश करना पड़ेगा। तो दोनों के दोनों आंसर क्या है? सही है। इसका मतलब ग इज द राइट आंसर। क और ख दोनों सही है। अब आप बात समझ गए होंगे। खेती में और निवेश करने के लिए क्या किया उनने क्या किया? स्थायी बंदोबस्त लेकर के आए। लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब स्थायी बंदोबस्त लेकर के आते हैं और वो क्या बोलते हैं कि स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जो राजस्व हमें मिलेगा उसके अलावा जो हिस्सा बचेगा जमींदारों के पास वो निवेश करेंगे। तो जमींदारों पर छोड़ दिया, अंग्रेज खुद नहीं कर रहे, जमींदारों पर छोड़ दिया और जमींदारों ने कुछ भी नहीं किया। जमींदारों ने मना कर दिया कि भाई हमें खुद फायदा नहीं, हम कहाँ से इसमें खेती में इन्वेस्ट करेंगे। इसी वजह से मामला गड़बड़ हो गया और स्थायी बंदोबस्त जो था वो खत्म हो गया था। क्वेश्चन नंबर 22, बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकोदार को किस रूप में मान्यता प्रदान की गई? कौन से बंदोबस्त की बात कर रहे हैं? तो ये अगर राजा की बात करें, जमींदार तालुकेदार की बात करें तो ये बंदोबस्त जो है स्थायी बंदोबस्त होगा। स्थायी बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से किसे मान्यता प्रदान की गई? मतलब राजा और तालुकेदार को क्या बना दिया? क्या इनको जमींदार के रूप में मान्यता प्रदान की गई? क्या इनको किसानों के रूप में मान्यता प्रदान की गई?
या फिर इनको मजदूर के रूप में मान्यता प्रदान की गई, या उपरोक्त सभी। तो देखिए, स्थायी बंदोबस्त में बोला था कि जो वसूली की जाएगी ग्रामीण क्षेत्रों से राजस्व की, वो वसूली करने का जिम्मा जो था वो किसको दे दिया, वो जमींदारों के रूप में को दे दिया गया था। और जमींदार कौन होते थे, राजा और तालुकेदारों को ही जमींदार के रूप में मान्यता प्रदान की। ये शब्द तब आया था कि जमींदार, आपको जमींदार बना दिया जाएगा और आप वसूली करना और हमें देना जितना हो सके, और अगर नहीं कर पाए कोई तो जमीन छीन लेना, सीधी सी बात है। ब्रिटिश के काल में राजस्व यानी गांवों के समूहों को क्या कहा जाता था, गांवों के समूह को ब्रिटिश काल में क्या महाल कहा जाता था, क्या गांव के समूह को ब्रिटिश काल में कलेक्टर कहा जाता था, या आपका ऑप्शन नंबर 3 राज्यसभा या पंचायत कहा जाता था। तो गांव के समय में एक व्यवस्था आई थी, स्थायी जो बंदोबस्त था, स्थायी बंदोबस्त की जगह आई थी, वो स्थायी की जगह एक लाई गई थी, उसका नाम था महालवारी सिस्टम। तो यह महालवारी व्यवस्था ही थी। इसमें महाल मतलब था गांव का ग्रुप यानी गांव का समूह। तो सही उत्तर होगा महाल, यानी क इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते, 24 पर आते हैं। 19वीं शताब्दी के पहले दशक तक हालात बदलने के बाद क्या स्थिति थी। 19वीं शताब्दी के पहले की स्थिति पूछ रहा है वो, 19वीं सेंचुरी के पहले। तो क्या पहले बाजार में कीमतें बढ़ी, कि पहले दशक की बात कर रहा, दशक मतलब क्या होता, 1800 से 1810 की बात कर रहा, वो पहले दशक की बात कर रहा है। तो सन 1800 से 1810 के बीच में हालात बदलने की स्थिति क्या थी, मतलब क्या हालात बदले थे, ये पूछ रहा है। उस स्थायी बंदोबस्त के समय की बात हो रही है, जब जमींदारों को वसूली करने के लिए दिया गया था। जब 18वीं शताब्दी का अंत चल रहा था, तब जमींदारों को इतना नुकसान हुआ कि जमींदारी तक छीन ली गई, वो राजस्व वसूली नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि किसानों के पास कुछ नहीं था, मिलता भी कुछ नहीं था। क्या बाजार में कीमतें बढ़ी 19वीं सदी में, या फिर धीरे धीरे खेती का विस्तार हुआ, या आपका ऑप्शन नंबर ग जमींदारों की आमदनी में सुधार हुआ, या उपरोक्त सभी। देखिए, जमींदारों की आमदनी में बिल्कुल सुधार हुआ था। क्यों? क्योंकि बाजार बिल्कुल बदल गया था, बाजार में कीमतें बढ़ गई थी, बिल्कुल सही था। और धीरे धीरे कृषि का विस्तार हो रहा था, कृषि बढ़ रही थी क्योंकि आमदनी हो रही थी। जब किसान को अच्छी आमदनी होगी तो डेफिनेटली वो ज़्यादा जमीन पर खेती करेगा। तो तीनों की तीनों ऑप्शन इसको बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर, कि बाजार व्यवस्था अच्छी हो गई थी, बाजार में किसानों को मूल्य मिल रहे थे, खेती का स्तर बढ़ रहा था, खेती का विस्तार हो रहा था, बढ़ रहा था, साथ ही साथ जमींदारों की आमदनी में भी सुधार आ रहा था। तीनों ऑप्शन क्या मिलेंगे आपको, बिल्कुल सही मिलेंगे। अब आपका क्वेश्चन नंबर 25 आता है। महालवारी व्यवस्था को किसने तैयार किया था, महालवारी व्यवस्था तैयार किसने की थी, कार्नवालिस ने की थी, या डलहौजी ने की थी, या हॉल्ट मैकेंजी ने की थी, या लॉर्ड रिपन साहब ने बोली थी। तो कॉर्नवालिस की तो अलग व्यवस्था थी, उसको तो हमने पढ़ लिया है, उसका नाम है स्थायी बंदोबस्त। ये तो हमने पढ़ी थी ना, स्थायी बंदोबस्त। तो स्थायी बंदोबस्त आप समझ गए होंगे। कॉर्नवालिस साहब स्थायी बंदोबस्त लेकर के आए थे। डलहौजी कोई ऐसी व्यवस्था लेके नहीं आए थे, वो तो विलय की नीति थी उनकी, तो हड़प नीति, विलय नीति के प्रणेता थे वो तो इनको तो छोड़ो। हॉल्ट मैकेंजी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लॉर्ड रिपन साहब तो थे, इन्होंने कैसी योजना लाई थी, वो तो ग्रामीण स्वराज या स्वशासन के बारे में बोला था उन्होंने, स्थानीय स्वशासन की बात, पंचायत के बारे में कुछ किया था। जनगणना को लेकर के था भी, लॉर्ड रिपन जो थे वो जनगणना पहली बार इनके कार्यकाल में अच्छे से हुई थी। हॉल्ट मैकेंजी साहब लेकर के आए थे महालवारी सिस्टम, महालवारी व्यवस्था जो है वो हॉल्ट मैकेंजी लेकर के आए थे। बंगाल में लेकर के आए थे, कब लेकर के आए थे, तो 1822 में आई थी। 1822 में बंगाल में व्यवस्था आई थी, और बंगाल के उत्तर पश्चिमी इलाकों में आई थी सबसे पहले। तो उत्तर पश्चिमी इलाकों में स्थायी बंदोबस्त की जगह इन्होंने कौन सी व्यवस्था ला दी, ये महालवारी सिस्टम ला दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि महालवारी सिस्टम कितना अच्छा था। जो अच्छा मतलब ये कि उससे तो अच्छा था स्थायी बंदोबस्त, थोड़ा सा तो जमींदारों का रोल यहाँ पर खत्म किया। तो राइट आंसर हॉल्ट मैकेंजी ही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। महालवारी व्यवस्था कब शुरू की गई थी। अभी मैंने बताया, अगर आपके दिमाग में वो बात ठहर गई कि मैंने किसने किया था, किसने वो लेकर के आया था, हॉल्ट मैकेंजी ने बंगाल के उत्तर पश्चिम इलाकों में सन 1822 में ये व्यवस्था लाई थी। तो 1822 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है, बंगाल की कौन सी फसल प्रमुख थी।
बंगाल में कौन सी फसल उगती थी? क्या बंगाल में पटसन उगता था? क्या बंगाल में गन्ना, चाय या गेहूं? कौन सी? आज भी बंगाल में वो फसल उगती है जो उस समय, अगर आपको पता है बंगाल में क्या चीज उगती है, आज बांग्लादेश में भी वही फसल उगती है। तो इसका राइट आंसर जो है जूट बोलते हैं उसको। और जूट का जो हम लोग एक और नाम क्या, पटसन, जूट की खेती होती है वहां पर बहुत ज्यादा। पटसन बहुत ज्यादा मात्रा में, इंडिया का सबसे ज्यादा उत्पादन आज भी करता है बंगाल, वो पहले भी करता था। चाय अधिकतर कहाँ पाई जाती है? चाय कहाँ होती है? क्या चाय असम में होती है, पटना में होती है, पंजाब में होती है, उत्तर प्रदेश में होती है? जल्दी से अपना आंसर लिख के बताएं क्योंकि ये फैक्चुअल डेटा है। चाय की खेती कहाँ पर होती है? दार्जिलिंग का नाम सुना है? ये दार्जिलिंग में सबसे अच्छी चाय होती है। जल्दी से अपना आंसर क्लिक कर दे ताकि मुझे भी तो समझ में आए कि आप क्या सोच रहे हैं। तो उसका आंसर क्या है? असम। असम की चाय वैसे भी पूरे भारत में फेमस है, ठीक है। तो असम वो जगह थी जहां पर सबसे ज्यादा चाय पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गन्ना अधिकतर कहाँ पाया जाता है? गन्ने की खेती सबसे ज्यादा भारत में कहाँ होती है? अच्छा, अगर आपको मैं ऐसा बोलूं कि गन्ने की खेती अगर कहीं हो रही है तो क्या सबसे ज्यादा चीनी भी वहीं होगी? जरूरी नहीं। गन्ना जहां पर होगा जरूरी नहीं कि चीनी वहां पर हो। चीनी वहां पर ज्यादा होगी जहां पर चीनी की मिल होगी। चीनी मिले मतलब शुगर मिल होगी। शुगर इंडस्ट्रीज इंडिया में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, लेकिन महाराष्ट्र सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक नहीं है क्योंकि यहाँ होते है ही नहीं ऑप्शन में। पंजाब में है या उत्तर प्रदेश में है या पटना में या असम में? राइट आंसर आपका आएगा उत्तर प्रदेश। यूपी सबसे बड़ा उत्पादक है गन्ने का। पंजाब में भले ही पर कैपिटा इनकम ज्यादा हो लेकिन फिर भी यूपी सबसे आगे है। क्वेश्चन नंबर 30, कलमकारी छपाई कहाँ की जाती है? कलमकारी क्या एक कला है, ये रंगीन चित्रकारी की एक छपाई का एक तरीका होता है, बहुत पुराना है इंडिया का। और एक कलमकारी जो है वो कहाँ होती है? क्या ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश में होती है? क्या ऑप्शन नंबर बी बिहार में होती है? या फिर ये वाली जो कला है ये पंजाब में होती है या उत्तर प्रदेश में होती है? तो इसका राइट आंसर क्या है? कलमकारी जो कला है, जो छपाई की कला है, ये आंध्र प्रदेश की बड़ी फेमस है, बहुत पुरानी है ये। इसका फोटो एनसीईआरटी में हमने छपाई देखी थी, जो छापे देखे थे 2, उसमें इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ते हैं। 31, ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार कौन थे? एक कवि और कलाकार कौन थे? मतलब कलाकार तो कवि भी थे, वो कलाकार मतलब पेंटिंग करते थे, छपाई खाना था उनका। कौन थे वो? हॉल्ट मैकेंजी तो भाई महलवारी व्यवस्था लाए थे। कॉर्नवालिस नहीं, ये तो भाई गवर्नर जनरल थे। डलहौजी की बात करें तो ये भी गवर्नर जनरल थे। राइट आंसर क्या बचा? विलियम मॉरिस। मॉरिस छापा खाना बहुत फेमस था इंग्लैंड में, तो ये छपाई का इनकी एक कारखाना चलता था उस समय वहां पर। तो मॉरिस, विलियम मॉरिस जो थे वो इससे संबंध उनका था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, मॉरिस कॉटन छपाई कहाँ होती थी? मॉरिस, अभी हमने विलियम मॉरिस की बात की ना, तो ये विलियम मॉरिस की जो छपाई का जो कारखाना था ये कहाँ पर था? क्या ये बिहार में था, क्या लखनऊ में था या आंध्र प्रदेश में? भाई मॉरिस नाम ही इंडियन नहीं लग रहा है, तो डेफिनेटली इनको सबको कैंसिल करो, इंग्लैंड सीधा सीधा। तो इंग्लैंड में इनका कारखाना था, तो इंग्लैंड इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। 33 क्वेश्चन पढ़ते जरा आप भी मेरे साथ क्वेश्चन पढ़े। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है? कलमकारी और मॉरिस कॉटन छपाई में कौन से रंगों का इस्तेमाल होता था? दोनों में कॉमन रंग होता था जो इंडिया की नील से बनता था। और हिंट दे दूं मैं, तो अब कौन सा रंग होगा? जब नील से बनेगा तो डेफिनेटली पीला तो नहीं होगा, काला तो नहीं होगा, सफेद भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या है? नीला। जब नील से बनेगा तो नीला होगा। इंडिया की नील की खेती से जो नीला रंग बनता था वो इंडिया में भी, यानी कलमकारी चित्रकला में भी बहुत इस्तेमाल होता था, और मॉरिस कॉटन की छपाई कला में भी इसका बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता था। तो आपको राइट आंसर आपको मिल गया होगा, नीला रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, यूरोपीय बाजार में किस चीज की मात्रा कम हो गई थी? यूरोपीय बाजार में किस चीज की मात्रा कम थी? क्या पीले रंग की, नीले रंग की, नील की या नीले रंग की या काले रंग की? तो यूरोपीय बाजार में सबसे बड़ी समस्या क्या आ गई थी? यूरोपीय बाजार में भारत की नील की खेती जो है ना, ये बहुत ज्यादा उनको परेशान कर रही थी। क्योंकि एक तो क्या था कि पूरी दुनिया में जहां जहां नील हो रही थी वहां पर नील के लोगों ने विद्रोह कर दिया था। अब एकदम से नील गिर गई थी, तो उनको ऑप्शन था कि भाई इंडिया से आ सकती है। तो नील की जो है सबसे बड़ी समस्या आ गई थी, क्योंकि रंग उसी से निकलता है ना, तो नील की समस्या सबसे बड़ी हो गई थी वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, वोड पौधा कौन से क्षेत्र में उगता है? वोड नाम का जो पौधा है ये कौन से क्षेत्र में उगता है? देखिए, जैसे नील की बात अगर पूछे कि नील का जो पौधा है वो कहां उगता है,
नील की बात करें तो नील का जो पौधा है वो कहाँ उगता है, तो वो उगता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, उष्ण कटिबंध में उगता है। लेकिन अगर वोट के पौधे की बात करो तो ये वोट का जो पौधा था ये उगता था यूरोप में, यूरोप में। और आप जानते हैं यूरोप जो है वो कौन से एरिया में आता है, यूरोप जो है वो आता है शीतोष्ण कटिबंध में, शीतोष्ण कटिबंध में आता है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंधी वर्षा वन, उष्ण कटिबंधी पर्णपाती वन, ये सारी चीजें यहाँ काम की नहीं है। शीतोष्ण कटिबंध में आएगा वो, क्योंकि शीतोष्ण कटिबंध मतलब क्या, मतलब ये जो दुनिया है हमारा, इसमें 0 डिग्री वाला एरिया है और ये 30 डिग्री वाला, 0 से 30 वाला तो आएगा उष्ण कटिबंध, और 30 से 60 वाला जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा शीतोष्ण कटिबंध। तो ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर वोड का पौधा था, ये भी नीला रंग निकालता था, हल्का नीला रंग होता था, बैंगनी और नीला रंग मिक्स करके एक रंग बनाते थे। लेकिन ये वोड का जो कलर निकलता था वो बहुत फेड होता था और बहुत बेजान सा लगता था, रूखा सूखा सा। लेकिन भारत का जो नील का कलर होता था ना, वो बहुत ही ज़्यादा चमकदार था। तो वोड वाले जो प्रोडक्ट्स बना रहे थे, जो किसान जो वहाँ पर उगा रहे थे, उन लोगों को बहुत बड़ी समस्या हुई थी नील की खेती से। इसलिए इन लोगों ने तो नील की खेती पर बैन भी लगा दिया था, मतलब नील के आयात पर बैन लगा दिया था यूरोप में, ताकि उनका वोड वाला प्रोडक्शन कम होना हो। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। 36वां क्वेश्चन है, वोड पौधा कौन कौन से देशों में अधिक होता था। तो वोड नाम का जो पौधा है वो पूरे यूरोप में होता था, यूरोपियन एरिया जो पुराना शीतोष्ण कटिबंध में आता है। तो यूरोप में देखो, ये क्या उत्तरी इटली यूरोप में आता है, क्या दक्षिणी फ्रांस यूरोप में आता है, या जर्मनी ब्रिटेन यूरोप में आता है, सारे के सारे यूरोपियन कंट्री, ये बिना कुछ सोचे समझे इसका आंसर यही होगा, उपरोक्त सभी। क्यों, क्योंकि सारी की सारी कंट्री क्या है, सारी की सारी कंट्री जो है यूरोपियन कंट्री ही है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37। जबरन खेती में कौन कौन सी फसलें आती थी, मतलब कौन सी खेती ऐसी होती थी जो जबरदस्ती करवाई जाती थी। अब दिमाग में अगर आपके चल रहा है कि भाई नील है, तो नील यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है। नील और अफीम की खेती बहुत जबरदस्त होती थी, लेकिन उसको छोड़ो, उसके अलावा भी इंडिया में ऐसी खेती थी जो जबरदस्ती करवाई जाती थी। कौन सी, क्या कॉफी की होती थी, या तंबाकू की, या फिर चाय की होती थी। तो तीनों की तीनों खेतियां जबरदस्ती इंडिया में करवाई जाती थी। राइट आंसर क्या होगा आपका, उपरोक्त सभी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ये हमने चैप्टर के दौरान इसकी चर्चा जरूर की थी। बहुत सही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38, 38वां क्वेश्चन है, 1810 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा आयातित किए गए नील में भारतीय नील का कितना प्रतिशत था। 1810 की बात कर रहा हूं मैं, 1790 के आसपास की जब बात करें हम लोग तो 1788 की बात कर लूं मैं। 1788 में इंग्लैंड में जो हमारे यहाँ से नील जाती थी वो टोटल नील का 30% थी। लेकिन जब इंडिया की नील की एकदम से मांग बढ़ी तो 1810 में इतनी बढ़ गई कि टोटल प्रोडक्ट नील के आयात में टोटल 95% हो गए। अब पूछ क्या रहा है, क्या है 1788 का पूछ रहा है, तो 30% होना चाहिए, लेकिन वो पूछ रहा है 1810 का। तो 1810 में टोटल 95% जो है वो योगदान था भारतीय नील का अंग्रेजों के टोटल नील के आयात में। तो राइट आंसर क्या हो गया, ये हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 39, रैयत ने बगावत कब की थी। रैयत कौन थे, रैयत किसान थे। तो रैयत किसानों ने बगावत कब की थी, रैयत किसानों ने बगावत क्यों की थी, ये तो समझने की जरूरत है। क्योंकि रैयत किसान मतलब रैयती किसान नील व्यवस्था की बात कर रहा है। बागान मालिक जो थे वो जबरदस्ती किसानों से नील की खेती करा रहे थे। 25% भूमि पर नील की खेती करना थी, और नील की खेती इतनी खराब होती थी कि जमीन को बिल्कुल बंजर बना देती थी। किसानों को कर्ज पे कर्ज लेना पड़ता था। क्यों, क्योंकि नील का जो पैसा है वो भी बहुत कम मिलता था। तो रैयतों ने क्या कर दिया, नील विद्रोह कर दिया। अब आपको क्लियर हो गया कि नील विद्रोह कब हुआ था। नील विद्रोह हमने इसी वाले वीडियो में समझा था कि नील विद्रोह कब हुआ था, 1859 में हुआ था। इसलिए नील विद्रोह का राइट आंसर क्या होगा, 1859 राइट आंसर, रैयत ने जब विद्रोह किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, नील की खेती दो मुख्य तरीके कौन कौन से। नील की खेती के दो मुख्य तरीके कौन कौन से, हमने चैप्टर में पढ़ा था कि नील की खेती के दो मुख्य तरीके हैं। एक तरीका बागान मालिक खुद करते थे जिसको हम लोग बोलते थे निज खेती, और दूसरा तरीका था जिसमें हम लोग बोलते थे रैयती खेती। तो निज खेती और रैयती खेती दोनों प्रकार की खेती यहां पर होती थी। तो क्या आंसर आएगा आपका, निज भी सही है, रैयत भी सही है। इसका मतलब क और ख इज द राइट आंसर।
ये हमने पढ़ा था। बागान मालिक जब करते थे तो नीच खेती, और किसानों से जो है जबरदस्ती करवाते थे 25% पर, तो वो क्या कहलाती थी? वो रैयत खेती कहलाती थी। दो आपके ऑप्शन है, तो क और ख इसके दोनों इसके राइट आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 41, नील की खेती कैसी जमीन पर की जाती थी? क्या नील की खेती रेतीली जमीन पर हो जाती थी? नहीं भाई, बागान मालिक तो खुद बोलते थे कि आपको सबसे अच्छी भूमि पर ही करना पड़ेगा। उपजाऊ भूमि पर या बंजर भूमि पर? बंजर पर कैसे होगी? दोनों पे नहीं होगी, उपजाऊ भूमि पर ही होती थी वो। इसलिए उनको सबसे बड़ी समस्या थी कि वो उपजाऊ भूमि भी बंजर कर देती थी नील की खेती, और धान भी नहीं उगता था उसमें। तो राइट आंसर थे उपजाऊ खेती। क्वेश्चन नंबर 42, नील की खेती करने के लिए किस प्रकार के भूखंड की जरूरत होती थी? तो नील की खेती करने के लिए हमें बड़े बड़े भूखंड चाहिए थे, छोटे तो नहीं चाहिए थे, क्योंकि उनको पता था कि ज्यादा बड़े बड़े भूखंड मिलेंगे तो ज्यादा अच्छे से खेती होगी। इसलिए बागान मालिकों ने हजारों बीघा की खेती को जो है वो लीज पर ले लिया था उनसे, जमींदारों से। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा? बड़े बड़े भूखंड पर खेती की जाती है। बात समझ में आ गया? 42वें क्वेश्चन का उत्तर क्या हो गया कि बड़े बड़े भूखंड पर ही नील की खेती की जाती थी। बात समझ में आई? ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार होते हैं हमारे MCQ खत्म। अगर आपको हमारे वीडियो सीक्वेंस में नहीं मिल रहे तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है दूसरा विकल्प, magnetbrains.com। ये हमारी वेबसाइट है। आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको मिलेगा इंडिया नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पर आपको क्या है, आपको हर एक कोर्स फ्री में मिलेगा। CBSE हिंदी मीडियम पर जाइए, CBSE हिंदी मीडियम पर आपको अपनी क्लास सिलेक्ट करनी है, क्लास 8 सिलेक्ट कीजिए। जैसे ही क्लास 8 सिलेक्ट करेंगे आपको क्लास 8 के टीचर मिल जाएंगे। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको ये करना है कि क्लास 8 के टीचर के नीचे लिखा हुआ है वॉच नाउ, बस वॉच नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही आपने वॉच नाउ पर क्लिक किया, आप सीधे पहुंच जाएंगे उस सब्जेक्ट के अंदर जो आपको पढ़ना है। अब आप देखिए उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे चैप्टर 1 by 1 यहाँ पर सीक्वेंस में दिए हैं। अब आपको करना क्या, बस चैप्टर पर क्लिक करो, आपका लेक्चर आपके सामने आ जाएगा। इस तरह से आप वीडियो देख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा, जो कि क्लास 6 से क्लास 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को दी जाती है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।